नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, राजधानी जयपुर और राजधानी चंडीगढ़ की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें। तो पहली तस्वीर देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर नोटबंदी और जीएसटी का राग अलापा और ट्वीट के जरिए वित्त मंत्री पर हमला बोला। अब रुख करते हैं राजधानी मुंबई का। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुक्रवार को पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 10 घंटे चली और आज एक बार फिर रिया से सीबीआई पूछताछ करेगी। तीसरी तस्वीर राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां नीट जेईई परीक्षा का विरोध देखने को मिला। खुद सचिन पायलट केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में पहुंचे और केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। चौथी और आखिरी तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन न लगाने को लेकर फैसला किया है। शुक्रवार को दोपहर बाद हुई मीटिंग में यह तय किया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कुछ मार्केट्स में ऑड इवन कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और चलिए सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दैवीय घटना वाले बयान को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए ट्वीट पर लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 कार्यों से नष्ट हो गई है। उसमें एक डिमोनेटाइजेशन, दूसरा जीएसटी की धज्जियां उड़ा दी, तीसरा लॉकडाउन विफल, और इसके सिवा जो कुछ भी है वो सिर्फ झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। उन्होंने वित्त मंत्री के बयान का हवाला देते हुए ट्वीट किया, भारत की अर्थव्यवस्था 3 कदमों, नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण तबाह हो गई। इसके अलावा दूसरी बातें झूठ हैं। तो ये तमाम बातें आज आपको बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कही हैं। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा और उन्होंने कहा है कि केंद्र की नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गई है और इसके लिए उन्होंने 3 कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी, इसके अलावा लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी लगातार नोटबंदी और जीएसटी का भी जिक्र करते रहते हैं। लॉकडाउन को लेकर भी उनकी तरफ से बार बार ये बात कही गई है कि लॉकडाउन हमारे देश में पूरी तरह से विफल रहा है। जब वाकई में लॉकडाउन की जरूरत थी तो सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी और जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी तब लॉकडाउन लगा दिया गया। तो लॉकडाउन की नीति को राहुल गांधी काफी बार विफल बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सोच समझ के लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को तबाह होने के पीछे वो लगातार नोटबंदी और जीएसटी को भी एक बड़ा कारण मानते हैं। तो राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और खासकर निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही और निशाना साधा गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और इसके पीछे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन एक बड़ा कारण है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सोच समझ के लॉकडाउन नहीं लगाया। वाकई में जब लॉकडाउन की ज़रूरत थी तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और इससे पहले जब लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी तो लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई बार इन बातों का जिक्र किया है कि सरकार कोरोना को लेकर पहले से सचेत नहीं हुई, जबकि उनके द्वारा पहले से ही सरकार को सचेत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार ने समय रहते इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया और उसका असर आज ये है कि हमारे देश में काफ़ी लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था भी लगभग तबाह होने की कगार पर आ गई है और एक बार फिर उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर खड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को भी विफल बताया है। तो राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को अर्थव्यवस्था के लिए तबाह होने का बड़ा कारण बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर नोटबंदी और जीएसटी का राग अलापते हुए नजर आए हैं।
तरीके से राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 3 मुद्दे थे, यानी कि जो केंद्र सरकार की जो 3 खामियां थी उनको गिनाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। पहला था जो नोटबंदी, जो कहीं ना कहीं सबको पता है कि वो कितना कारगर था और कितना विफल था, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसको कह रहे हैं कि नोटबंदी भी विफल था। उसके बाद में लगाया गया जीएसटी, जीएसटी भी फेल बताया जा रहा है, क्योंकि जीएसटी से व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ था और कहीं ना कहीं व्यापार का जो स्तर था वो कहीं ना कहीं नीचे आ गया था। मगर जब आप जो बात करें लॉकडाउन की, यानी तीसरा जो पहलू है लॉकडाउन, वो समय रहते लगाया गया था, मगर फिर भी इतने काफी तेजी से कोरोना के जो पेशेंटों की गिनती है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने समय रहते अगर लॉकडाउन लगाया था तो इतनी बड़ी स्थिति दोबारा से क्यों क्यों बन रही है। इसी तीनों मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और केंद्र सरकार को सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं कि तीनों ही जो बड़े कार्य थे केंद्र सरकार के वो विफल साबित हुए। जीएसटी, नोटबंदी और आपके कह सकते हैं लॉकडाउन। तो कहीं ना कहीं तीनों ही प्रक्रिया इतनी बड़े लेवल पे की गई थी और तीनों ही इससे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था सुधारने की बात की जा रही थी वो कहीं ना कहीं डामाडोल हुई है, क्योंकि व्यापार रहा नहीं। जीएसटी लगने से महंगाई हो गई और कैसे नोटबंदी से तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि ग्राउंड लेवल का जो लोग था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ था, क्योंकि 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए निकालने के लिए उन्हें एटीएम की लाइनों में लगना लगा था, पड़ना पड़ा था और कहीं ना कहीं काफी लोगों की मौत भी हुई थी उसी से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, जिस तरीके के तीनों मुद्दे जो राहुल गांधी गिना रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि हाँ, जनता भी मानती है जीएसटी से फर्क पड़ा था, नोटबंदी से भी फर्क पड़ा था और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगाया गया था समय रहते हुए वो कहीं ना कहीं तीनों ही अभी भी जनता की नजर में भी विफल नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों मुद्दों को राहुल गांधी अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं तीनों ही मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करी जा रही है। और लगातार राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से या कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को एक निशाना दे रहे हैं और निशाना बनाने के साथ साथ एक इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी अभी तीनों मुद्दों पर जवाब नहीं आ रहा। बार बार यही कहा जाता है कि वो राहुल गांधी अभी इतने सक्षम नहीं है जो कांग्रेस को संभाल सके और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कमी है उसको केंद्र सरकार गिनाने की कोशिश करती थी। मगर अब जब लॉकडाउन कहीं ना कहीं फेल नजर आता जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से भी कहा, वीडियो के माध्यम से भी बार बार वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन लगा गया है समय रहते हुए, तो कहीं अगर समय रहते लगाया गया तो अर्थव्यवस्था इतनी क्यों डामाडोल हो गई, क्योंकि सरकार के पास क्या इतना पैसा नहीं था क्या 2-3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए जनता को राहत दी जा सकती है। क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं ना कहीं जनता की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुधारा जा सकता था, क्योंकि सरकार के पास काफी बड़ा फंड था। मगर कहीं ना कहीं उसी को मुद्दे को लेकर राहुल गांधी बार बार केंद्र सरकार के ऊपर निशाना लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा संकेत दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूत कंधे पर है और कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाना बनाकर और सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए नोटबंदी और जीएसटी को बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन उन मुद्दों का कुछ बटा नहीं, उसका कुछ खास ज्यादा असर नजर नहीं आया और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार वापस से सत्ता में आई। तो लगता नहीं है कि राहुल गांधी को अब नई रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी के मसले पर वो लोगों को इतना अभी आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर तमाम बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं और कहीं ना कहीं लोग इस बात को मान भी रहे हैं, उनसे सहमति भी जता रहे हैं कि वाकई में जब लॉकडाउन की जरूरत थी तब लॉकडाउन नहीं किया गया। और चूंकि पहले लगातार राहुल गांधी सचेत कर रहे थे कोरोना को लेकर, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो इस पर राहुल गांधी घेरने में जरूर सफल हो रहे हैं। लेकिन नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर लगता नहीं है कि कांग्रेस के हाथ में ज्यादा कुछ आएगा। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी अध्यक्ष जरूर है मगर वो इतनी अहम रोल नहीं निभा पा रही है। मगर हाँ, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी खामियां गिना रहे हैं, जीएसटी हुआ, नोटबंदी हुआ, कहीं ना देखिए नोटबंदी जब हुआ था तो कहीं ना कहीं जनता को उससे प्रभावित हुई थी और सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल के जो लोग थे वो परेशान हुए थे। मगर बात करें जब जीएसटी लगाया गया तो व्यापार प्रभावित हुआ और व्यापार के द्वारा ही लोग सरकार को टैक्स मिलता है, क्योंकि जब व्यापार ही प्रभावित हो जाएगा तो टैक्स कितना कम हो जाएगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मगर जब दोनों ही मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार ने भी काफी भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं जनता ने उनको दोबारा से चुनकर सरकार में लेके आए, सत्ता दोबारा से दी गई, तो कहीं ना कहीं ये लगा था कि हाँ, जो उन्होंने बड़े कार्य उठाए थे 2 कदम, वो कहीं ना कहीं कारगर थे और कहीं ना कहीं जनता उनको दोबारा चुन के लेके आई है। शायद कांग्रेस पार्टी को भी ये लगने लगा था कि हाँ, ये इन्होंने दोनों जो कार्य किए हैं
वो शायद सही है, जनता ने इसीलिए उनको दोबारा से चुना गया है। मगर जिस तरीके से समय रहते लॉकडाउन लगाया गया था और कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश की थी, वो कहीं ना कहीं विफल हुई केंद्र सरकार की, क्योंकि अगर समय रहते लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी महामारी नहीं फैलनी चाहिए थी। मगर हाँ, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पर लेके आने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, मगर उनके पास कितना फंड था ये केंद्र सरकार को भी पता था, जनता को भी पता था और यहाँ तक कि विपक्ष को भी पता था। उसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के पास काफी बड़ी तादाद कह सकते हैं जो लोगों का कह सकते हैं जो पैसा जुड़ा हुआ था, यानी टैक्स के रूप में जो जनता के सरकार के पास जाता है, वो कहीं ना कहीं इतना होना चाहिए था कि कम से कम 4-5 महीने के लिए जनता को राहत मिलनी चाहिए थी केंद्र सरकार की तरफ से। मगर कहीं ना कहीं 2 महीने के अंदर ही स्थिति इतनी बिगड़ चुकी कि लॉकडाउन खोलने के बावजूद भी, अनलॉक लगाने के बावजूद भी व्यापार अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि जनता के पास काम नहीं है, वैसे ही दिक्कतें आ रही हैं और दूसरा एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से डर लगा हुआ लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता तक एक मैसेज जरूर जा रहा है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल राजीव, और इन सब के बीच में लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं दिया जाता। बस राहुल गांधी को ये कह दिया जाता है कि वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनमें समझ नहीं है, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मामलों को वो समझते नहीं है। केंद्र की तरफ से जिस तरह से विपक्ष के सवालों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे किस तरह से देखें? क्या केंद्र चाहता नहीं कि जनता के सामने हकीकत पहुंचे? क्योंकि केंद्र के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, एक चीज तो समझ नहीं होगी हमें, क्योंकि अर्थव्यवस्था अगर हमारी मजबूत थी, यानी कि केंद्र सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी जो जनता के द्वारा जो पैसा दिया जाता है टैक्स के रूप में, वो कहीं ना कहीं इतना मजबूत होना चाहिए था कि लगभग हम 4 महीने या 5 महीने हर आराम से निकाल सकते थे। मगर कहीं ना कहीं जब 2 महीने के लॉकडाउन के बाद ही कहीं ना कहीं स्थिति जब इतनी बिगड़ चुकी है, तब जाके अनलॉक लगाया गया और कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि हाँ, लॉकडाउन खोल देना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता को काम धंधा देना चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुधरती नजर आए। मगर अभी भी लगभग 3 महीने का समय हो चुका है, यानी कि कैसे 3 अनलॉक लगाए जा चुके हैं और चौथा अनलॉक की तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को जो खोला गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर था कि अर्थव्यवस्था वापिस हाथ पटरी पे आनी चाहिए थी, कुछ परसेंट तो आनी चाहिए थी। मगर अभी तक जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि उनके पास कस्टमर नहीं आ रहा। कस्टमर के पास जब पैसा नहीं आएगा तो व्यापार करने नहीं जाएगा और सामान खरीदने नहीं जाएगा। जब व्यापारियों के पास पैसा नहीं आएगा तो सरकार तक जो जैक टैक्स के रूप में पैसा दिया जाता है वो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जीएसटी बेशक कम कर दे, चाहे कुछ भी करे, मगर कम से कम जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, यानी कि जो कस्टमर खरीदने जाता है किसी परचून की दुकान पर सामान, और वो परचून की दुकान वाला भी किसी होलसेल से लेके आता है और होलसेल वाला डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और डिस्ट्रीब्यूटर का जो पैसा होता है, यानी कि जो सामान लेने के बाद में जो पैसा दिया जाता है वो सीधे कंपनी तक जाता है और कंपनी जीएसटी के रूप में सरकार को देती है। तो ये समझना होगा कितनी बड़ी प्रक्रिया है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी उसी को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं जब केंद्र सरकार उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही है, तो लगता है कि केंद्र सरकार शायद झुक रही है, या फिर कह सकते हैं विपक्ष वो अपनी बड़ी भूमिका के अंदर सामने नजर आ रहा है। मगर देखना होगा किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया चलेगी और कितनी बार राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाना बनाते रहेंगे। जी बिल्कुल राजीव, आखिरी सवाल, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार केंद्र की तरफ से तमाम दावे किए जाते रहे, जमीनी हकीकत क्या कुछ कह रही है? क्या वाकई में लोगों को रोजगार मिल पा रहा है? जितने दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत क्या है? देखिए, एक चीज तो फिर भी हमने बार बार वही चीज कह रहे हैं, हम एक चीज समझना की कोशिश करेंगे। अगर जीएसटी या कहे अर्थव्यवस्था या फिर कहे क्या सकते नोटबंदी, जो तीनों का ही जो फायदा होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं व्यापार पे ज्यादा होना चाहिए था। अनलॉक लगाया गया तो व्यापार के लिए खोला गया, क्योंकि जनता को जब राहत मिलेगी तभी तो गवर्नमेंट तक पैसा जाएगा ना, यानी टैक्स जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अगर एक कस्टमर अगर एक दूध की थैली खरीदने जाता है तो एक स्टोर के पास जाता है और वहां से वो दूध की थैली खरीदता है जिसके तौर पे वो टैक्स दिया जाता है। मगर जब दुकानदार अपना टैक्स उठा के अपना कह सकते हैं जो आगे से माल खरीदता है वो उस तक पहुंचाता है होलसेलर तक, होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक गवर्नमेंट तक वो टैक्स के रूप में ही पैसा पहुंचाता है। मगर चल के तो वो गवर्नमेंट लेवल से ही गया ना पैसा वो। तो यही चीज समझने वाली है, वो जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जनता परेशान है, ग्राउंड लेवल की सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि ना कि मीडियम क्लास की और अपर क्लास की, क्योंकि अपर क्लास के पास इतना फंड है अभी भी कि वो अभी 2-3 महीने और संभाल सकते हैं। मगर जो ग्राउंड लेवल का लोग है, यानी कि जिसको रोज खरीदना है, रोज कमाना है, रोज खाना है, उसको सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं और उसी को राहुल गांधी अपना मोहरा बना रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। तो केंद्र सरकार
कहीं ना कहीं जो चुप्पी साध के बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बल मिल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बल मिल रहा है कि केंद्र सरकार चुप है, तो कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जा रहा है और लगातार वो हमला करते चले जा रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही बड़े कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए थे और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जनता को जवाब दे, नहीं तो फिर वही होता है कि जनता अपना आक्रोश दिखाएगी और कहीं ना कहीं सरकार कोई भी हो उसको उखाड़ फेंकने में जनता को कितना समय लगता है, ये आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी को एक बार फिर नोटबंदी और जीएसटी को बड़ा कारण बताया है अर्थव्यवस्था को तबाह करने के पीछे, और इसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। और चलिए अब रुक करते हैं राजधानी मुंबई का। सुशांत सिंह राजपूत मामले में शुक्रवार को पहली बार सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। यह पूछताछ करीब 10 घंटे चली। इस दौरान उनका भाई शौविक सुशांत के घर में उनके साथ रहने वाले नीरज, दीपेश सावंत और अकाउंटेंट रजत मेवाती भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित सीबीआई के मुंबई मुख्यालय ले जाकर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की गई। पता चला है कि सीबीआई ने मुंबई पहुंचने के बाद अब तक की गई जांच और पूछताछ के आधार पर सवालों की एक लंबी सूची तैयार की थी। इनमें सुशांत के साथ रिश्तों से लेकर अथक व्यवहार और हाल ही में सामने आए ड्रग्स मामलों तक से जुड़े सवाल शामिल हैं। रिया अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी और बैंक से जुड़े दस्तावेज भी साथ लेकर गई थी। दिल्ली से मुंबई पहुंची नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने भी अपना काम अब शुरू कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिट्राइव किए गए रिया के मोबाइल संदेशों में सामने आए गौरव आर्य के गोवा स्थित रिजॉर्ट के द्वार पर नोटिस चिपकाकर 31 अगस्त से पहले मुंबई स्थित ऑफिस में हाजिर होने को कहा है। वहीं शनिवार यानी कि आज भी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। तो 2 दिन लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी लगभग 10 घंटे तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई। इस दौरान सीबीआई ने सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की हुई थी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है और रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी मौजूद रहे और इस दौरान सीबीआई ने लंबी फेहरिस्त सवालों की तैयार की हुई थी। तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे गए हैं। वहीं आपको हम जानकारी दे दें कि नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल की टीम भी मुंबई पहुंच चुकी है और ड्रग्स मामले को लेकर भी उस एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती अपने साथ अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज और पेपर साथ लेकर गई थी। आपको बता दें कि ईडी भी इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही है और ईडी ने भी एक लंबी फाइल सीबीआई को सौंपी है। अभी तक ईडी ने जो भी जांच पड़ताल की है उसका तमाम ब्यौरा सीबीआई को सौंपा गया है। तो सीबीआई उस एंगल पर भी जांच कर रही है और पूछताछ की गई है रिया चक्रवर्ती से। आपको बता दें कि लगातार रिया चक्रवर्ती इस समय शिकंजे के घेरे में नजर आ रही हैं। इसके अलावा 8 दिन अभी सीबीआई जांच को पूरे हो गए हैं। आज 9वां दिन है सीबीआई की जांच का और आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। कल भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी। लगभग 10 घंटे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चली थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। शुक्रवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी। लगभग 10 घंटे ये पूछताछ चली थी और आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। देखिए, सुशांत हत्या मामले में लगातार 8वें दिन रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था। जिस तरह से सीबीआई ने करीब 8 से 10 घंटे पूछताछ की थी, ऐसे में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को करीब 9:05 पर सीबीआई दफ्तर से छोड़ा गया है, जहां रिया चक्रवर्ती के समन भी जारी किया गया है कि आज पुनः जो है उनको उपस्थित होना होगा। ऐसे में एक बात और अहम बता दें कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई ऑफिस से निकलने के बाद सबसे पहले अपने घर के पास जाती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया का जमावड़ा देखा है उसके बाद से घबरा गई है और सीधे वहां से यू टर्न मार के वापस नियर बाई जो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन है वहां पहुंची है, जहां पर मीडिया के खिलाफ उन्होंने एक लिखित शिकायत दी है कि मीडिया उनको जो परेशान कर रही है। ऐसे में जिस तरह से मुंबई पुलिस का एक जवान जो है रिया चक्रवर्ती के साथ जो है उनके घर के पास जाता है और मीडिया को वहां से बाहर से निकालता है, वो अहम एक बात है। दूसरी बात है, आज करीब 10 से 11 बजे के बीच रिया चक्रवर्ती को पुनः सीबीआई के समक्ष जो है पेश होना होगा। हालांकि जिस तरह से तमाम सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देना था, उनमें कई सवाल ऐसे हैं जिन्होंने रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को संतोषजनक जो है जवाब नहीं दिया है, इस वजह से दोबारा जो है समन भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के साथ और सुशांत के साथ किस तरह के संबंधों को लेकर तमाम जो है सीबीआई जोर दे रही थी और अहम बात थी कि सीबीआई ने कल जो है
8 जून से लेकर 14 जून के बीच में क्या कुछ हुआ था उसकी सीबीआई करीब कड़ी जांच की है और तमाम सवाल खड़े किया। लंबी जांच अगर कहा जाए तो 8 जून से लेकर 14 जून तक क्या कुछ घटना हुई थी, किस तरह से रिया चक्रवर्ती जो नाराज होकर चली गई थी, क्या वजह थी, हार्ड डिस्क को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। तो उन सारे सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती ने दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल है जिन्होंने रिया चक्रवर्ती ने जिनका जवाब जो है सही तरीके से नहीं दिया है। यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और किस तरह की हलचल फिलहाल मुंबई में नजर आ रही है? देखिए 10 घंटे तक पूछताछ चली है और जानकारी मैं ये भी चाहूंगी कि वो पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी। सीबीआई दफ्तर से निकलकर पुलिस स्टेशन जाना क्या दर्शा रहा है? क्या उन्हें डर है कि वाकई में उनकी जान को खतरा है, जैसा कि उन्होंने 2 दिन पहले अपना एक वीडियो भी जारी किया था? देखिए पल्लवी, जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती को डर नहीं है, बल्कि एक फोटो उनका है कि किस तरह से मीडिया को उनसे दूर किया जाए। हालांकि मीडिया का काम है कि ईमानदारी से उनके कवरेज को दिखाना और पारदर्शिता करना। ऐसे में रिया चक्रवर्ती लगातार, कल आपने एक वीडियो भी देखा कि रिया चक्रवर्ती मीडिया शख्स को किस तरह से अपने कोने दिखा रही है। तो जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती मीडिया से काफी दूर रहना चाहती है, क्योंकि मीडिया ही है एक माध्यम जो लगातार रिया चक्रवर्ती को के जो एक्शन है या क्रियाकृति है वो लगातार दिखा रही है। दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को जवाब दिया है, कहीं न कहीं अब तक सीबीआई के हाथ वो पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं, पुख्ता वो जवाब नहीं मिला है, जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सके। वरना कल ही रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सकता है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को दोबारा जो है सीबीआई के सामने लाया जाएगा, तो जिस तरह से सवाल सीबीआई ने खाका बना के रखा है, ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती एक भी सवालों का जवाब गलत देती है या कुछ ऐसा अंदेशा पाया जाता है, तो कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, और इस बीच नारकोटिक्स विभाग ने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोई जानकारी मिल पाई है कि उनकी जांच में क्या कुछ अभी सामने निकल कर आया हो? देखिए नारकोटिक विभाग जो है सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज के साथ पूछताछ कर रही है, लेकिन एनसीबी जो है, एनसीबी का जो पूछताछ है वो रिया चक्रवर्ती के साथ जो होने वाला था, सबसे पहले एनसीबी ही पूछताछ करने वाली थी। लेकिन जिस तरह से पता लगा कि परसों ही एनसीबी की एक टीम जो है मुंबई पहुंच चुकी है, ऐसे में सीबीआई ने आनंद फानन में रिया को सम्मन लेकर बुला लिया है। क्योंकि एक प्रोसीजर के थ्रू होता है कि जब किसी दूसरी एजेंसी को पूछताछ करनी होती है, या तो उनको सम्मन जारी करता है, या फिर अगर गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट से जाकर उनको ताबे में लिया जाता है, उसके बाद पूछताछ की जाती है। ऐसे में अगर सीबीआई अपनी पूछताछ में रिया से कुछ भी ऐसे अंदेशा नहीं पाती है, तो सीबीआई उनको अरेस्ट नहीं करेगी और उनको छोड़ देगी। तब सीबीआई एक लिखित तौर पे कहेगी कि अब रिया चक्रवर्ती से हमें पूछताछ नहीं करनी है। उसके बाद जो है एनसीबी अब पूछताछ करे, लेकिन इस बीच में एनसीबी रिया चक्रवर्ती से अभी पूछताछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह इसका प्रोसीजर है, लॉ है, उस हिसाब से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ अभी संभव नहीं है एनसीबी का। लेकिन सीबीआई लगातार पूछताछ कर सकती है और सीबीआई काफी देर और काफी दिन तक भी पूछताछ कर सकती है, जब तक उसको पूरे सवालों का जवाब पूरी संतुष्टि से न मिल जाए। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, शौविक चक्रवर्ती से भी कल पूछताछ हुई थी, वो भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही ठहरे हुए थे जब तक कि पूछताछ पूरी प्रक्रिया चली है। आज क्या जानकारी मिल रही है कि आज भी शौविक से पूछताछ होगी? देखिए पल्लवी, जाहिर सी बात है जिस तरह से पूरे दिन शौविक और सैमुअल मिरांडा, उनके हाउस मैनेजर जो है, उनसे पूछताछ हुई है। ऐसे में शौविक से को पुनः बुलाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग चैम्बर में अलग सीबीआई ऑफिसर जो है लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ऐसे में आज जिस तरह से सवाल रिया चक्रवर्ती के सामने रखेंगे, जब दूसरे फेज की, मतलब दूसरे चरण की जब शुरुआत होगी पूछताछ में, ऐसे में सैमुअल मिरांडा और उनके भाई शौविक और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की संभावना बताई जा रही है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ जानकारी मिली है इस पूरे केस में सत्य प्रकाश? ईडी भी लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही थी, तो उससे कोई जुड़ी जानकारी? देखिए बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के कल कॉन्फिडेंट थे, वो कहीं न कहीं इस तरफ दर्शाता है कि रिया चक्रवर्ती जो है अपने सबूतों को लेकर, अपने द्वारा बयानों को लेकर काफी संतुष्ट है, लेकिन सीबीआई कुछ सवालों को लेकर संतुष्ट नहीं है। वही दूसरी तरफ जो है, आज जो है जब 10 से 11 के बीच में सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगी, तो किस तरह का उनका रिएक्शन होगा, वो तमाम देखने वाली बात होगी, जिसका इंतजार अब पूरा देश कर रहा है। जी
बिल्कुल सत्यप्रकाश, जिस तरह से लगातार शिकंजा कसता जा रहा है रिया चक्रवर्ती पर, उसको देखकर क्या लग रहा है? क्या वाकई में सीबीआई की जांच एक दो दिन में, वो पूछताछ एक दो दिन में हो पाएगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पूछताछ काफी लंबी चलने वाली है रिया चक्रवर्ती से। जाहिर सी बात है, पूछताछ काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि कल की अगर बात करें तो पूरे दिन सीबीआई जो है 8 से 10 जून के अलावा जो है यूरोप जो ट्रिप था उनका, उसके ऊपर चर्चा की है। बाकी कई सवाल अभी तैयार है। हालांकि सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती को फ्री छोड़ा था। सिर्फ सवाल रिया चक्रवर्ती से हो रहे थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं हो रही थी। तो तमाम ऐसे सैकड़ों सवाल है जिसका अभी क्रॉस क्वेश्चनिंग करना है, सामने आमने सामने बिठा के पूछताछ करनी है। तो जाहिर सी बात है लंबा वक्त जरूर लगने वाला है। लेकिन अब जो सीबीआई जब तक अपने पूरे विभाग से फिक्स नहीं हो जाती या संतुष्ट नहीं हो जाती, उसके बाद ही सीबीआई जो है एनसीबी के पास भेजेगी। जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार टकटकी लगाए बैठा है कि रिया चक्रवर्ती पूछताछ कब करे। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, और इसे किस तरह से देखे? पूछताछ के एक दिन पहले किसी चैनल पर जाकर इंटरव्यू देना, इसे किस तरह से देखे? क्या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई यहाँ? जाहिर सी बात है, जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही थी कि पूरी तरह से प्रस्तावित पूरा खबरें थी, और किस तरह से रिया चक्रवर्ती अपनी सफाई में बड़ी शालीनता से, बड़े मुस्कुराहट के साथ जवाब दे रही थी। हालांकि एक चैनल पे उन्होंने रोया भी था, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को चैनल के सामने जवाब देना और सीबीआई के सामने जवाब देना बहुत अंतर है, क्योंकि सीबीआई बहुत बारीकी से हर बिंदु को जानना चाहती है। लेकिन रिया चक्रवर्ती हर बात में एक बात कहती है कि मेरे पास सबूत है, लेकिन सीबीआई के पास भी वो सारे सबूत है जो उन्होंने अब तक अपने जवाब में ईडी को दिया है या मुंबई पुलिस को दिया है। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच में ये जानना भी अहम है, जब नारकोटिक्स विभाग उनसे पूछताछ करेगा तो क्या ये संभव है कि वाकई में रिया चक्रवर्ती का ब्लड सैंपल लिया जाए? क्योंकि उनके वकील का ये दावा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी, लेकिन सीबीआई जब तक अपने सवालों के जवाब नहीं लेती उसके बाद किसी और विभाग को नहीं देती। हालांकि रिया चक्रवर्ती के साथ अभी भी 3 विभाग ऐसे हैं, जांच एजेंसियां ऐसी हैं जो रिया चक्रवर्ती का जो है पूरी तरह से जवाब जानना चाहेंगी, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त के साथ साथ रिया चक्रवर्ती की भी जो तलवारें हैं कहीं न कहीं लटकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सवालों के जवाब में रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को संतुष्ट नहीं किया है। ऐसे में अब जो है दूसरे दिन यूं कहे तो 9वें दिन की जब पूछताछ होगी तो सीबीआई को रिया चक्रवर्ती को जाहिर से अपने जवाबों से संतुष्ट जरूर करना होगा। आखिरी सवाल सत्यप्रकाश, राजनीति कितनी गर्म है इस पूरे मामले पर? आवाज पहुंच रही है सत्यप्रकाश आप तक? जी पल्लवी बोलिए। मेरा आखिरी सवाल है सत्यप्रकाश, इन सब के बीच में राजनीति कितनी गर्म नजर आ रही है? देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने को बुलाया गया है, उसके बाद एक एक करके लोगों को जो है सीबीआई दफ्तर बुलाया जाएगा। लोगों के सामने सवालों के तमाम जो घेर है वो लगाए जाएंगे, और एक एक करके पूछताछ करने के साथ साथ और मिलान किया जाएगा। अगर यूं कहे तो सवालों का जवाबों का मिलान किया जाएगा, किसका जवाब क्या है, किसका जवाब क्या है। उसके बाद एक सारांश बनाया जाएगा, उस सारांश को लेकर भी सीबीआई जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। उसके बाद जो है तमाम चीजें बाहर खुल के आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कल पूरा देश रिया चक्रवर्ती को देखना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था, ऐसे में आज फिर से सीबीआई दफ्तर जब रिया चक्रवर्ती पहुंचेंगी तो तमाम सवालों का सामना उनको करना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, तुमने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। आज सीबीआई की जांच का 9वां दिन है और इस बीच आज एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब देख रहे हैं राजधानी लाइव और चलिए अब रुख करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर का। कोरोना महामारी के चलते छात्र छात्राओं द्वारा जी और नीट परीक्षाओं के स्थगन को लेकर पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जी नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को जयपुर में भी JLN मार्ग मालवीय नगर स्थित MNIT पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सचिन पायलट भी धरने पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चों को आप संक्रमण के खतरे में डालना चाहते हैं। आज अमीर गरीब सभी को संक्रमण हो रहा है। हम सभी बचने की कोशिश करते हैं। आप लाखों बच्चों को देश भर के सेंटर पर भेजेंगे। आप लाखों बच्चों को संक्रमण के खतरे में डालना चाहते हो, इसलिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को रख रही है। केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिद करना बुरा है। केंद्र सरकार ने जो जिद और हट की है, इसलिए हम सब यहां खड़े हैं। हालांकि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई नजर आई। फोटो खिंचवाने के चक्कर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर बैठे, जबकि धरना स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए काफी जगह मौजूद थी। जबकि मुख्य सचेतक महेश जोशी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात करते रहे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार 31 अगस्त से 30 सितंबर तक के बीच 3 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कर रही है, जिनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स बैठेंगे। परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। आज संपूर्ण भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ने NSUI ने धरना दिया है, नौजवानों की बात को हमने मुखर करने का काम किया है। NSUI के सैकड़ों छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कोई ये नहीं कहता एग्जाम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इन एग्जाम्स को पोस्टपोन करें ताकि लाखों बच्चे और उनके लाखों परिवार के सदस्य उन सबके स्वास्थ्य को, जान को खतरे जानबूझ के जोखिम में डालें, मैं समझता हूँ वो गलत है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा है, होटल बंद हैं। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे शहरों में जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस बस में जाएंगे, किस ट्रेन में जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं करी गई। और शहरों के अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, जहाँ संक्रमण के काफ़ी केसेज हैं, वहाँ से लोग कैसे निकल पाएंगे। 1 बजे एग्जाम है, लोग एक रात पहले जाएंगे। ये सब व्यवस्थाएं करने के लिए मैं समझता हूँ समय लगेगा। आज केंद्र सरकार को इस परीक्षाओं को पोस्टपोन करना चाहिए। इस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी NSUI एकजुट है। हमारी मांग को सरकार मानेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। शुक्रवार को भी जयपुर में प्रदर्शन हुआ है, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट खुद धरना स्थल पर पहुंचे। बिल्कुल पल्लवी, सही कह रहे हो कि जेई और नीट की एग्जाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आयोजित की जाती है और वहीं पे जो राजस्थान कांग्रेस कमेटी है उसके आह्वान पर पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर और केंद्रीय कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन दिया गया और उसकी जो एग्जाम है नीट की और जेई की उसको रद्द करने की मांग की गई। वहीं पे मैं बता दूं, धरना स्थल जो MNIT है जयपुर में, वहां पे धरना स्थल पर सचिन पायलट पूर्व डिप्टी CM भी पहुंचे थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि सरकार जो सेंट्रल की सरकार बैठी है उसको अपनी हर तरफा छोड़नी होगी, क्योंकि ये और इंडिया लेवल का मामला है। जो लेवल है वहाँ पे परीक्षार्थियों का वो ज्यादा होगा। पूरे पेरेंट्स जो है उनके साथ जाएंगे, सेंटर कहाँ से कहाँ आएंगे, उनकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पे जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क सैनिटाइजिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये भी अड़चने आ सकती है। ऐसे में जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिएगा और इस एग्जाम को रद्द कर आगे की रणनीति बनानी चाहिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ कह दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी हर तरफा छोड़ते हुए परीक्षार्थियों के भविष्य और जो पेरेंट्स है उनकी चिंता को साथ दूर करना होगा, क्योंकि जब तक एग्जाम नजदीक जो नजदीक आएंगी क्यों उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग विशेष रूप से कहीं ना कहीं मायने रखती है। तो कोरोना काल में ये एग्जाम कराना उचित नहीं है। पल्लवी, संदीप, देखिए, भले ही कांग्रेस ये मांग कर रही हो, लेकिन जयपुर की हमने तस्वीरें देखी हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो खुद तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भूल गए। सब इतना सटकर बैठे हुए थे। तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि मास्क सबने लगाया हुआ था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना भी एक अहम नियम है। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस सरकार है वो लगातार जो कोरोना काल चल रहा है उसमें अवेयर रहने की और सतर्क रहने की बात कर रही है, बड़े बड़े दावे पीट रही है। और वहीं पे सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो कल MNIT पे धरना प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा जो धरना दिया गया वहां पे
डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचे थे और वो कदावर नेता भी थे। वहीं पे मुख्य सचेतक जो महेश जोशी है वो लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को लेकर अपने उद्बोधन में कह रहे थे, पालना करने की बात कह रहे थे। वहीं पे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात कही थी, लेकिन जो नेता थे कांग्रेस के वो कहीं ना कहीं साफ थे, उनको भूल चुके थे। कोरोना काल में वो बैठे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार सरेआम उड़ाई गई, जो कि एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार साफ कर रहे हैं कि कोरोना काल में जितना मजबूत राजस्थान हुआ है, जितना सतर्क राजस्थान है, शायद देश का कोई भी राज्य इतना मजबूत सतर्क नहीं है। लेकिन जो कल देखने को मिला, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, वो साफ है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो लापरवाही या अति उत्साहित होकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी भूल गई है। बिल्कुल संदीप, और खुद गहलोत सरकार जो परीक्षाएं आयोजित करवा रही है उसका क्या? 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में कई ऐसी परीक्षाएं आयोजित होनी है राजस्थान में, क्या उनको लेकर कोई सफाई पेश कर रही है गहलोत सरकार? देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी जो है वो विपक्षी भूमिका मजबूती से लगातार निभा रही है राजस्थान में। और जो कल सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष है वो फेसबुक के माध्यम से लाइव जुड़े थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फेसबुक के माध्यम से की थी। उन्होंने साफ कहा था कि 31 अगस्त से एग्जाम शुरू हो रही है, स्टेट लेवल की राजस्थान सरकार करवा रही है। वहीं पे अगर जेई और नीट की एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, राजस्थान सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि जेई और नीट की जो एग्जाम है वो सेंटर से आयोजित होती है। पूरे देश, कंट्री लेवल का मामला है। कंट्री लेवल से पूरे कई परीक्षार्थी, कई लाखों की तादाद में परीक्षार्थी हैं, वो अपने भविष्य की चिंता करते हैं और उनकी चिंता वाजिब भी है। उन्होंने साफ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि यदि मैं यहाँ पे राजस्थान में अगर कोई एग्जाम आयोजित होती है तो वो स्टेट लेवल का मामला है। हम हमारी सतर्कता के हिसाब से सेंटर आवंटित करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था पूर्णतः की जाएगी। लेकिन सेंटर में कहीं ना कहीं अगर एग्जाम होती है सेंट्रल लेवल की तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही हो सकती है और लापरवाही पूरे देश पर संकट के बादल ला सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो भी इस बात पर रणनीति बना रहे हैं कि जो आगामी 31 अगस्त से जो एग्जाम शुरू हो रही है स्टेट लेवल की, उनपे भी कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है। पल्लवी, देखिए संदीप, भले ही अशोक गहलोत ने तमाम सफाई पेश कर दी हो, उन्होंने अपना तर्क रख दिया हो, लेकिन ये बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आप एक दोहरा चरित्र अपना रहे हैं परीक्षाओं को आयोजित करवाने के लिए। बात चाहे केंद्र की हो, बात चाहे राज्य की हो, अगर आप परीक्षाएं आयोजित करवाएंगे तो छात्रों, बात तो यही है कि कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, छात्र संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर राज्य सरकार परीक्षाएं आयोजित करवाती है तो भी खतरा वैसे ही रहेगा। ऐसे में गहलोत सरकार को खुद भी इस पर सोचना चाहिए कि अभी हमें परीक्षाएं आयोजित करवानी है या नहीं। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से लगातार नीट और जेई के एग्जाम के क्या विरोध हो रहा है राजस्थान में, पूरे देश भर में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे मान लें या राजस्थान की बात करें, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके आह्वान पे कल जो प्रदर्शन हुआ और कोरोना काल चलने का हवाला दिया गया रद्द करने के लिए, वहीं पे 31 अगस्त से जो एग्जाम शुरू हो रही है स्टेट लेवल की, उस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कहा है कि हमारा उद्देश्य केवल एग्जाम करवाना ही नहीं, छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर उनके स्वास्थ्य की संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और उन्होंने साफ कहा कि हम कोशिश करेंगे कि यदि एग्जाम करवाती है राजस्थान सरकार तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना काल में जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है WHO द्वारा मान ले या मेडिकल विभाग द्वारा मान ले, उनकी पूर्णतः पालना हो, सख्ती से पालना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद भी एग्जाम करवाई जाएंगी। वहीं पे उन्होंने दूसरी बात ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है उससे विस्तार से चर्चा की जाएगी और जो हाई एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी बात की जाएगी कि उनको टाला जा सकता है या नहीं। और अगर टालने की बात आती है पल्लवी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको गंभीरता से लेते हुए टाल भी सकते हैं। पल्लवी, ठीक है, और अगर टाला नहीं जाता है, परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, तो क्या कुछ ऐसा नियम होगा कि जो भी छात्र परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उनका पहले कोविड टेस्ट करवाया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टेट लेवल की एग्जाम को लेकर जो बात कही थी कल, उन्होंने ये भी कहा था कि जो एग्जाम में राजस्थान सरकार करवाएगी, अगर वहां पे कोरोना काल में जो WHO की गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुरूप भी सारे नियम कानून कायदे लगाकर ही की जाएगी। यहाँ से इन्होंने ये भी कहा था कि WHO की जो गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालना करने को लेकर भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाकायदा 5 से 7 आदमियों की कमेटी भी गठित की जाएगी जो लगातार जो स्टेट लेवल की एग्जाम हो रही है उनमें कोरोना काल में जो गाइडलाइन जारी की है उसकी पालना को सुनिश्चित करेगी और समीक्षा बैठक भी करेगी। लगातार उनके जो एग्जाम होंगी उनकी सारी जो भी समस्याएं सामने आएंगी या फिर जो भी ये आयोजन किए जाएंगे या फिर जो व्यवस्था की जाएगी उसकी सारी रिपोर्ट CMO को देगी। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीरता बरते हुए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परीक्षा आयोजित होती है या नहीं होती है, और होती है तो किस हिसाब से परीक्षा आयोजित करवाएगी राजस्थान सरकार।
पल्लवी। बिल्कुल, और जो धरना दिया गया, प्रदर्शन किया गया संदीप, और उस प्रदर्शन में जैसा कि हमने जानकारी भी पहुंचाई कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की गई, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है कि क्या बीजेपी ने निशाना साधा है इस मसले पर, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है राज्य की गहलोत सरकार पर, तो ऐसे में ये मौका बीजेपी कैसे छोड़ देगी? बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से कल धरना प्रदर्शन किया गया, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई गई, सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। कांग्रेस सरकार जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है कि कोरोना काल में राजस्थान सतर्क है और आज भी सतर्क है, लेकिन बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं वो सतीश पूनिया, उन्होंने कल फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर साफ कर दिया था, हल्ला बोला था उन्होंने, और पलटवार करते हुए साफ कहा था कि जहां सरकार लगातार अपने बड़े बड़े दावे पीट रही है कोरोना काल में गाइडलाइन को लेकर, लेकिन आज जो एमएनआईटी पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा एग्जाम रद्द करने को लेकर, वो साफ है कि इनको जो गाइडलाइन है या तो इनको पता नहीं है या फिर ये जानबूझ के दोहरा चेहरा अपना दिखा रहे हैं सामने। और सतीश पूनिया जो है उन्होंने साफ ये भी कर दिया कि सरकार संवेदनशीलता बरत तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अति उत्साहित होकर जो कोरोना काल में जारी की गई गाइडलाइन को भी भूल रही है। ऐसे में ये चिंता का विषय है, और पूनिया ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है, छोटी सी लापरवाही पूरे देश पर संकट खड़ा कर सकती है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए। उन्होंने पलटवार करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने अंदर झांक के देखें कि मैं किस लेवल की एग्जाम करवा रहा हूँ। और आज ठीक है संदीप, आखिरी सवाल है, आप ग्राउंड पर रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ राजधानी जयपुर के जो छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? वाकई में जी और नीट की परीक्षा आयोजित वो होने देना चाहते हैं, या वो भी चाहते हैं कि नहीं परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए? देखिए, जो विरोध के स्वर उठे हैं, एनएसयूआई है जो छात्र हितों के लिए काम करती है, संगठन बना हुआ कांग्रेस समर्थित है, और कल जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट ने उनको समर्थन दिया एनएसयूआई के इस विरोध को। उनको जो छात्रों से अब हमने बात की तो छात्रों का साफ मानना है कि हमारे भविष्य को देखते हुए एग्जाम होनी चाहिए, लेकिन जब कोरोना काल चल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी समझता के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये एग्जाम रद्द हो और आगामी कोई तिथि निर्धारित की जाए। लेकिन जो कांग्रेस समर्थक जो तमाम संगठन है वो भी इनके साथ आ चुके हैं, परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर लगातार विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं राजस्थान में। और एनएसयूआई जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, चाहे फिर वो कोरोना काल हो या फिर नॉर्मल डे हो। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, शुक्रवार को ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जी नीट परीक्षा को आयोजित करवाने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस सड़कों पर है इस समय और लगातार केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि कोरोना का हाल चल रहा है और ऐसे में हम छात्रों के सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, छात्रों के भविष्य के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। वहीं सचिन पायलट ने एक बड़ा आरोप लगाया है। सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार जानबूझकर छात्रों की सेहत को खतरे में डाल रही है। और चलिए अब रुख करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। पंजाब और हरियाणा में पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, जिसके चलते चंडीगढ़ में भी यह फैसला कर दिया गया था। हालांकि अब शुक्रवार को चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन न लगाने को लेकर एक अहम फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक दोपहर बाद हुई मीटिंग में यह तय किया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि कुछ मार्केट्स में ऑड इवन कॉन्सेप्ट लागू रहेगा। इसके साथ ही शनिवार रविवार शराब के ठेके और सैलून खुले रहेंगे। दरअसल चंडीगढ़ में लगातार व्यापारी वीकेंड लॉकडाउन पर विरोध जता रहे थे। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने जब चंडीगढ़ प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग की तो उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि अगर लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो पहले लोकल इंडस्ट्री और व्यापार को ध्यान में लिया जाए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो वीकेंड लॉकडाउन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें कि शुक्रवार को देर शाम हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन अब चंडीगढ़ में नहीं लगाया जाएगा, यानी कि शनिवार और रविवार अब बाजार खुले रहेंगे। में ज्यादा भीड़ रहती है वहां पर ऑड इवन कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। ऑड इवन के तहत वहां दुकानें खुलेंगी। तो ये अहम फैसला चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा लिया गया है। बता दें कि व्यापारी लगातार विरोध कर रहे थे वीकेंड लॉकडाउन का। उनका ये कहना था कि वैसे ही काफ़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो चुका है, उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। ऐसे में वीकेंड लॉकडाउन उनकी हालत को और भी खस्ता करता जा रहा है। इसी वजह से ये एक अहम फैसला लिया गया है। अब वीकेंड लॉकडाउन चंडीगढ़ में नहीं रहेगा। तमाम सैलून, शराब के ठेके और जितनी भी दुकानें हैं वो अब खुल सकेंगे और जिन बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर ऑड इवन के तहत अब दुकानें खुलेंगी।
एक अहम फैसला यहां चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया है वीकेंड लॉकडाउन को लेकर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन व्यापारी लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इस वजह से अब वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया गया है। चंडीगढ़ में अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत कपूर हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। विनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन का अहम फैसला, अब चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जिस तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने वॉर रूम में फैसला लिया था पिछले दिनों की चंडीगढ़ में शनिवार और इतवार यानी वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन 2 दिन जारी रहेगा। ऐसे में सभी शराब की दुकानें, जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं, वो बंद रहेंगी। लेकिन इस फैसले का बड़े लेवल पर विरोध होता हुआ नजर आया था। जो दुकानदार थे वो सड़कों पर उतरकर प्रशासन का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने दोबारा से वॉर रूम बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अब वीकेंड के ऊपर जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं वो भी खुलती हुई नजर आएंगे, मॉल्स जो हैं वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, भीड़ भाड़ वाली जो मार्केट्स हैं वहां पर ऑड इवन फॉर्मूला जो है वो लागू रहेगा और वीकेंड के ऊपर जो सुखना लेक है वो भी लोगों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित रहेगी। वहां लोग जो है नहीं जा सकेंगे, लेकिन दुकानें जरूर खुलती हुई नजर आएंगी। ये राहत जरूर दुकानदारों को प्रशासन देता हुआ नजर आ रहा है जी। लेकिन विनीत, जिस तरह से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, चंडीगढ़ भी इसे अछूता नहीं है और उस संक्रमण के मद्देनजर ही ये अहम फैसला लिया गया था कि वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा। चूंकि अब लॉकडाउन हटा दिया गया है, तो ऐसे में अतिरिक्त व्यवस्था क्या की गई है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए? देखिए, अतिरिक्त व्यवस्था की बात करें तो जरूर अतिरिक्त व्यवस्था के तौर पर टीमें जो हैं विभिन्न मार्केटों में सर्च करती हुई नजर आ रही हैं। जो भी विदाउट मास्क मिलता है उसका तुरंत चालान काट दिया जाता है। इसके अलावा दुकानदारों को भी स्पेशल हिदायतें दी गई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर दुकानदार भी उसकी अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं तो उनका भी चालान काटा जा रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर लोगों को समझाने का ही प्रयास किया जा रहा है कि जितनी कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घरों में सीमित रहें। तभी आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचा सकते हैं जी। बिल्कुल। और दुकानदारों को कोई हिदायत दी गई है? क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है दुकानदार कह तो देते हैं लेकिन उनकी दुकानों पर जबरदस्त भीड़ होती है, तो ऐसे में किस तरह की हिदायत उन्हें दी गई है? ये हिदायतें तो फिलहाल जारी कर दी गई हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, दुकान पर भीड़ नहीं लगने देंगे, मास्क डालकर रखेंगे। इसके अलावा सारी तरह की एहतियात जो है वो आप अपनाते हुए नजर आएंगे। और जिन मार्केटों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू है वहां पर भी सीधे तौर पर यही हिदायतें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ख्याल रखा जाए। और जिस भी मार्केट में सीधे तौर पर यह भी हिदायतें हैं कि जिस भी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना होती हुई नजर आएगी वहां पर प्रशासन जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हुआ नजर आएगा और वहां पर भी ऑड इवन फॉर्मूला जैसी जो फॉर्मूले हैं वो लागू किए जा सकेंगे। तो ऐसे में जरूर इस बार देखने वाली बात रहेगी कि आज से जिस तरह से लॉकडाउन नहीं है शहर में, तो आज किस तरह का असर फिलहाल देखने को मिलता है। क्योंकि क्या लोग छुट्टी वाले दिन सड़कों पर नजर आएंगे? अगर नजर आएंगे तो उसके बाद प्रशासन इन लोगों को किस तरह से सीमित कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सुखना लेक जैसे कि आपने जानकारी दी कि वो बंद रहेगी, तो ऐसे में पर्यटन स्थल अगर बंद रहेंगे तो लग रहा है कि लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि सरकार बार बार जी देखिए, शहर के लोगों की बात करें तो जरूर शहरी लोग जो हैं वो काफी समझदार हैं और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते हुए नजर आते हैं। अगर हमने पिछले शनिवार की भी बात करें तो जब हम ग्राउंड जीरो पर निकले थे तो चंडीगढ़ में बहुत कम आवाजाही सड़कों पर देखने को मिल रही थी। वही आवाजाही थी जो या तो किसी दफ्तर जा रहे थे या फिर किसी अन्य काम से बाहर निकले हुए थे। तो ऐसे में शहरी लोग समझदार हैं, समझते हैं कि किस तरह से इस कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो जिस तरह से अब लॉकडाउन नहीं है, पर्यटन स्थल तो जरूर बंद है, लेकिन आम आवाजाही क्या उस पर लगाम लग पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।
जी। सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं विनीत? देखिए, सैनिटाइजेशन की बात करें तो मार्केट्स के अंदर सैनिटाइजेशन का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। दुकानदार खुद भी अपने लेवल पर जो अपनी दुकानें हैं उसका आसपास का एरिया है वो सैनिटाइज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जहां पर कोरोना के ज्यादा केस पाए जाते हैं उस एरिया को प्रशासन जो है वो जरूर सैनिटाइज करता है, उस एरिया को सील भी कर दिया जाता है और वहां पर सूची भी तैयार कर दी जाती है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कितने लोग आए ताकि उनको तुरंत होम आइसोलेट किया जा सके। तो ऐसी व्यवस्थाएं जरूर अपने लेवल पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समझने की जरूरत है सभी को कि प्रशासन का सहयोग करेंगे, WHO की हिदायतों को मानेंगे, तभी कोरोना की चपेट से मुक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और ऑड इवन कॉन्सेप्ट के तहत किस तरह से दुकानें खुलेंगी विनीत? देखिए, ऑड इवन कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑड इवन कॉन्सेप्ट के अंदर जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं, चाहे सेक्टर 19 की मार्केट की बात करें, सेक्टर 22 की मार्केट की बात करें या और जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं, वहां पर एक दुकान के बाद दूसरी दुकान जो है वो बंद रहेगी, फिर तीसरी दुकान जो है वो एक दिन में खुलती हुई नजर आएगी। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है कि एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच में जो कह सकते हैं गैप है वो बना रहे ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो सके, क्योंकि अक्सर 19 और 22 की मार्केट में काफी संख्या में लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इन मार्केटों में घूमते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में इस मार्केट पर ज्यादा अंकुश लगाया गया है, यहाँ पर ऑड इवन फॉर्मूले को सख्ती से लागू किया जा रहा है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम्स के साथ पुलिस की टीम भी जो कहीं ना कहीं मार्केटों का सर्वे करती हुई नजर आ रही है और वहां पर जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ठीक है विनीत। तमाम व्यापारियों ने जब प्रदर्शन किया और इसका विरोध जताया तो चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसला ले लिया कि अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहेगा। बात हरियाणा की कर लें विनीत, तो हरियाणा में भी तमाम ऐसे व्यापारी संगठन हैं जो इस फैसले का विरोध जता रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन की वजह से उन्हें खासा नुकसान हो रहा है। तो क्या ऐसे में हरियाणा सरकार भी अपना फैसला बदल सकती है? देखिए, हरियाणा सरकार ने अपने फैसले को बदल दिया है और हाल ही में जो नया फैसला आया है उसकी बात करें तो हरियाणा ने वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन को हटा दिया है, यानी शनिवार और इतवार को अब जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं, जो मॉल्स हैं, वो हरियाणा में खुलते हुए नजर आएंगे। आज से ये सारे ऑर्डर जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर कोरोना की चपेट से प्रदेश को मुक्त करने की बात करें तो इसको लेकर सोमवार और मंगलवार को जो शहरी इलाके हैं वहां पर सभी दुकानें, जो गैर जरूरी सामान की दुकानें हैं, मॉल्स जो हैं, वो बंद रहेंगे, क्योंकि व्यापारी ये कहते हुए नजर आते थे कि अक्सर लोग जो हैं दफ्तरों में जाते हैं या फिर और जगह नौकरी करते हैं, तो ऐसे में शनिवार इतवार का दिन होता है उनके पास शॉपिंग करने को लेकर और इस दिन कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन होगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दुकानें बंद रहेंगी, तो फिर उनका व्यवसाय जो है वो काफी प्रभावित होता नजर आता है। जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया है कि अब सोमवार और मंगलवार को शहरी क्षेत्रों की दुकानें, मॉल्स जो हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन शनिवार इतवार को सभी बाजार जो हैं वो खुलते नजर आएंगे ताकि व्यापारियों के व्यापार भी प्रभावित होते हुए नजर ना आए और प्रदेश भी कोरोना की चपेट से मुक्त हो सके। बिल्कुल। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में किस तरह से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं किया है। पंजाब ने तो सीधे तौर पर हर रोज शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया, यानी शाम को 7 बजे ही जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, आम आवाजाही जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वीकेंड के ऊपर लॉकडाउन जो है वो पंजाब में जारी रहेगा, जिस तरह के निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। और इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के साथ मुलाकात भी की और मुलाकात में सीधे तौर पर हिदायतें दी हैं कि इस महामारी से प्रदेश को बचाना है। तो ऐसे में जहां पर भी कर्फ्यू लगाया गया है या नाइट कर्फ्यू लगा है या फिर जहां पर भी लॉकडाउन है वहां पर सख्ती से उसका पालन करवाया जाए और जो भी लोग आदेशों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए ताकि कोरोना की चपेट से हर किसी को बचाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।